नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन को जो एल्केन होते हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य, है ना, जो समूह होता है या परमाणु होता है उससे क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है ना। इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो प्रतिस्थापन है वो इस प्रकार से होता है कि जो यौगिक बनता है उसकी आंतरिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान रहती है, केवल हाइड्रोजन के स्थान पर कोई अन्य समूह या परमाणु क्या है, जुड़ जाता है। इसलिए जो बना हुआ उत्पाद होता है उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन हैलोजनीकरण कहते हैं, है ना, हैलोजनीकरण देखेंगे, जिसमें आपका, है ना, हैलोजन में जैसे आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब कार्बनिक कंपाउंड के साथ में क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, हैलो, है ना, हैलाइड कहलाते हैं। यानी कि मान के चलिए, है ना, जो प्रतिस्थापन है इसमें अपन को हैलोजनीकरण देखना है, जिसमें आपको क्लोरीनेशन अपन को देखने को मिलेगा। इस हैलोजनीकरण को अपन, है ना, क्लोरीनेशन, यदि क्लोरीन है उसमें तो क्लोरीनेशन, और यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन बोलते हैं। तो अपन को इसमें देखना है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, या जिसको बोलते हैं अपन क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन बोल दो या फिर क्लोरीनीकरण बोल दो, ठीक है। तो इसमें अपन को क्लोरीन वाला कंपाउंड अपन को देखना है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सभी एक कंपाउंड आएगा, जैसे कि मेथेन ले लें अपन, ठीक है ना। तो मेथेन को जब अल्ट्रा वायलेट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको रखते हैं, ठीक है ना, तो जो क्रिया होती है ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर या अल्ट्रा वायलेट, है ना, किरणों में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्रियाविधि भी अपन देखेंगे कि क्रियाविधि में जो 3 पद होते हैं, है ना, तो वो कैसे होते हैं वो भी अपन देखेंगे। पहले अपन इसमें जो सामान्य अभिक्रिया है वो अपन देख लें, फिर उसके बाद इसकी क्रियाविधि भी देखेंगे। तो ये क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जैसे ही इसको, है ना, क्लोरीन के संपर्क में इसको रखते हैं तो जितने भी हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ में जुड़े होते हैं वो एक एक करके रिप्लेस होने लगते हैं और उनके स्थान पर क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो पहले अपन इसकी परिभाषा देख लें। जब एल्कीन पर हैलोजन की, इसकी जो परिभाषा है वो हो जाएगी, जब एल्केन पर, जब एल्केन पर किसी हैलोजन, किसी हैलोजन जैसे, किसी हैलोजन जैसे क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, समानता अपन को यही लेना है, हैलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की क्रिया, की क्रिया सूर्य के, सूर्य के धुंधले प्रकाश, सूर्य के धुंधले प्रकाश, धुंधले प्रकाश या पराबैंगनी किरणों, या पराबैंगनी, या फिर अपन पराबैंगनी प्रकाश, या फिर पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश, या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु
उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन के एक एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्लोरीन से, या हेलोजन लिख सकते हैं अपन, ठीक है। सामान केवल क्लोरीन नहीं, कोई सा भी यदि हेलोजन आएगा, है ना, हेलोजन से हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है। हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है ना। तो इस प्रकार की जो क्रिया है, इस प्रकार की क्रिया को इसे हेलोजनीकरण कहते हैं। इसे हेलोजनीकरण कहते हैं, या हेलोजिनेशन बोलते हैं, को हेलोजनीकरण, इसे हेलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, ये हेलोजनीकरण कहलाती है। और एक तरह से इसमें क्या प्रतिस्थापन होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु हटते जाते हैं और उनके स्थान पे क्या है, क्लोरीन परमाणु आते जाते हैं। और इससे क्या होता है, हेलोजनीकृत एल्केनों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। इससे हेलोजनीकृत यानी, है ना, परमाणुओं का क्या है, एक मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करना है, अपन को CH4 लेना है, मेथेन, ठीक है। और इसकी क्या है, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। ये जो मेथेन है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें अपन को क्लोरीन से क्रिया कराना है ना। यहाँ पे लिख देंगे अपन H²। इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें। तो जैसे इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, और प्लस में बन जाता है HCl, प्लस में HCl। इसी तरीके से क्रिया होती रहती है, ठीक है। अब इसमें अपन को CH3 लेना है, CH3Cl और प्लस में क्लोरीन, ठीक है, CH3Cl और प्लस में क्लोरीन, है ना। उपस्थिति आपकी यही रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है, ठीक है, और इसके यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, है ना। तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, ठीक है। एक क्लोरीन है, एक और इसमें से आ जाता है तो ये बन जाता है Cl2, ठीक है। और प्लस में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो ये HCl बना लेता है। इसी प्रकार अब इसको यहाँ पर लिखना है, यानी कि ये क्रिया करेगा क्लोरीन से, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 और प्लस में क्या है, क्लोरीन Cl2, है ना। उपस्थिति आपकी यही रहेगी H², ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर से कम हो जाएगा, वही बन जाएगा CHCl3। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और इसमें एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो क्लोरीन 3 हो जाएंगे, ठीक है, और साथ में HCl बन जाएगा ये। इसी प्रकार आप इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CHCl3 और प्लस में क्लोरीन, उपस्थिति यही रहना है H²। तो इसकी क्रिया कराते हैं तो जो हाइड्रोजन बचा है ये भी क्या है, हट जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और प्लस में यहाँ पे HCl, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिया होती रहती है, यानी कि इसको जब तक क्लोरीन मिलता रहता है, यानी कि जब तक इसके समस्त हाइड्रोजन क्या है, सभी हाइड्रोजन हट नहीं जाते, प्रतिस्थापित नहीं हो जाते, तब तक ये क्रिया क्या है, होती रहती है। और लास्ट में क्या है, इसमें
हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं और उसके बाद ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और इसके जो क्रिया विधि है ये 3 स्टेप में होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसके बाद इसकी अपन क्रिया विधि देखेंगे कि जो क्रिया विधि है वो कैसे होती है। तो आपको क्लोरीनीकरण की क्रिया विधि देखना है इसमें। तो इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूं और उसके बाद इसकी अपन देखेंगे क्रिया विधि। अब इसकी अपन देखेंगे क्रिया विधि। तो जो एल्केन है, एल्केन का हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजनीकरण मुक्त मूलक के द्वारा होता है। मुक्त मूलक, या जिसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या फ्री रेडिकल बोलते हैं, के द्वारा होता है, के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में, के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया, के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में, के रूप में होता है। के रूप में होता है। जो एल्केन का हेलोजनीकरण है ये फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक के द्वारा होता है। ठीक है, और एक इसकी जो अभिक्रिया है उसको अपन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं और ये 3 पदों में होती है। और ये 3 पदों में, और ये 3 पदों में, 3 पदों में संपन्न होती है, और ये 3 पदों में संपन्न होती है। इसका जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं अपन आरंभ, श्रृंखला प्रारंभ, श्रृंखला प्रारंभन या चेन इनिशिएशन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला प्रारंभन, या जिसको अपन बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन यानी कि श्रृंखला का प्रारंभ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, श्रृंखला का प्रारंभ होता है, वही सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों से और उच्च ताप, है ना, प्राप्त होने वाली ऊर्जा से क्लोरीन के अणु का, है ना, समान से विखंडन होता है और क्लोरीन का, है ना, मुक्त मूलक उत्पन्न होता है। तो अपन जैसे अपन ने कार्बनिक यानी कि इसके जो पहला वाला पाठ अपन ने पढ़ा है कार्बनिक रसायन वाला, तो उसमें हमने बताया है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है या बॉन्डों का जो टूटना होता है या जो बंध टूटते हैं वो 2 प्रकार से टूटते हैं। ठीक है ना, एक को बोलते हैं समांश विखंडन और एक को बोलते हैं विषमांश विखंडन। ठीक है, तो समांश विखंडन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, तो वो हम आपको बता चुके कैसे होता है। और इसके अलावा जो विषमांश विखंडन होता है तो उसमें आपके कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे कि जो इसमें क्या होता है, इनिशिएशन पद भी लिख दें अपन क्योंकि ये 3 पदों में है, तो ये पहला पद है इनिशिएशन पद। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों, सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों, सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों तथा उच्च ताप से प्राप्त होने वाली अथवा या फिर उच्च ताप से, या फिर उच्च ताप से प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने वाली ऊर्जा,
प्राप्त होने वाली ऊर्जा से क्लोरीन का प्राप्त होने वाली ऊर्जा से क्लोरीन का से क्लोरीन का समांश विखंडन होता है। क्लोरीन का समांश विखंडन होता है। समांश विखंडन होता है और मुक्त मूलक बनते हैं मुक्त मूलक मुक्त मूलक बनते हैं। और क्या होता है? मुक्त मूलक बनते हैं। तो ये बनेंगे मुक्त मूलक। क्लोरीन लेंगे अपन, है ना, Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। इसको अपन Cl2 भी लिख सकते हैं, और यदि, है ना, बॉन्ड के रूप में लिख दें तो ज़्यादा सही है। इसमें क्या करेंगे? उच्च ताप दे सकते हैं, या तो क्या करेंगे? उच्च ताप देंगे, या फिर इसको क्या करेंगे? परावैंगनी प्रकाश, ठीक है ना, या फिर क्या है? परावैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रे या अल्ट्रावायलेट किरणें, या फिर परावैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश देंगे। तो इसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इस तरीके से दो क्या है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, जिसे अपन क्लोरीन मुक्त मूलक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्लोरीन मुक्त मूलक बोलते हैं। नाम है इसका क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक, ये क्या होते हैं? क्लोरीन मुक्त मूलक होते हैं। ये बन गया है। अब इसके बाद ये क्या करेगा? CH3 से अटैक पर करेगा, है ना, CH3 से क्रिया करेगा ये। तो इसी पद को अपन बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद। ये जो पहला पद है ये आपका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन श्रृंखला प्रारंभन पद। ये है आपका श्रृंखला प्रारंभन पद। और दूसरा होता है श्रृंखला संचरण, मतलब श्रृंखला की यहाँ पे क्या शुरुआत होती है, और श्रृंखला संचरण में क्या होता है? श्रृंखला क्या है? आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है ये मेथेन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो आगे की अगला दूसरा स्टेप अपन देखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। उसमें जो फ्री रेडिकल बना था, है ना, यानी कि क्लोरीन मुक्त मूलक जो बना था, है ना, पहले वाले स्टेप में, तो इसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक पहले पद में बना, है ना, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक एल्केन के, एल्केन, क्लोरीन का मुक्त मूलक एल्केन के अणु में से, मुक्त मूलक एल्केन के अणु में से, एल्केन के अणु में से हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लेता है, परमाणु को निकाल, हाइड्रोजन परमाणु को निकाल लेता है, निकाल लेता है, और एल्किल मुक्त मूलक, और बनता क्या है? मुक्त एल्किल मूलक बनता है, और मुक्त एल्किल मूलक, और मुक्त एल्किल मूलक बनता है, और एल्किल मुक्त मूलक बनता है। और साथ में क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड, साथ में हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन हैलाइड बनता है।
साथ में क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। तो इसकी क्रिया कराएंगे अपन CH4 से, CH4, और प्लस में ये फ्री रेडिकल आएगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक इस तरीके से, और ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा, ठीक है। क्रिया करने पर ये क्या बना देगा, CH3 यानी कि मुक्त मैथिल मूलक बना देगा। ये बना देगा मैथिल का फ्री मुक्त मूलक, और प्लस में क्या बन जाएगा, ये HCl, ठीक है, HCl बन जाएगा। ये होता है एल्किल मुक्त मैथिल मूलक, इसको बोलते हैं मुक्त मैथिल मूलक। इसका नाम होता है मुक्त मैथिल मूलक होता है। ये क्या करेगा, ये जो है ना, एक क्लोरीन के साथ फिर से क्रिया करता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके मैथिल क्लोराइड बना लेता है। अगले स्टेप में ये क्या होगा, जो ये है ये क्रिया करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे दे रहा है इसको, ये मैथिल मुक्त मूलक है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, ठीक है, और क्लोरीन से क्रिया करने के बाद ये बना देगा मैथिल क्लोराइड CH3Cl, और प्लस में क्या बनेगा, क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है वो फिर से बन जाता है, ठीक है ना। पहले क्या होगा, ये फ्री रेडिकल अपन ने बनाया है ना, समान विखंडन से, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो मैथिल है ना, मुक्त मैथिल मूलक है, ये क्लोरीन से क्रिया करेगा। क्लोरीन से क्रिया करने पर इसके बाद ये मैथिल क्लोराइड बना लेता है। मैथिल क्लोराइड और क्लोरीन जो मुक्त मूलक है वो फिर से उत्पन्न हो जाता है। यदि इस क्रिया का नियंत्रित ना किया जाए तो ये क्लोरीन क्या है, नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो ओजोन जो क्षरण हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मुख्य कारण यही क्लोरीन मुक्त मूलक है, ठीक है ना। ये भी हमने शायद है ना पहले की क्लासों में आपको बताया है कि ओजोन का क्षरण कैसे होता है, ठीक है ना। तो ओजोन के क्षरण का जो मुख्य कारण है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिनसे क्या होती है ना, अल्ट्रावायलेट किरणों जैसी उस पर पड़ती हैं तो क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेती हैं, और जो क्या है, ओजोन का क्षरण करवाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप क्या है, ये चलता रहता है, और पूरी की पूरी श्रृंखला क्या है, इसकी बन जाती है, ठीक है। तो यही वाला स्टेप इसमें चलता रहेगा, जब तक इसमें क्या है, नियंत्रित ना किया जाए इसको, तब तक ये श्रृंखला विक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अब तीसरा जो पद होता है जिसको बोलते हैं अपन श्रृंखला समापन, ठीक है ना। तो श्रृंखला का अपन को समाप्त करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो तीसरे पद में अपन इस श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, फ्री रेडिकल फिर से ये बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये क्या करेगा, ये CH4 से फिर से क्रिया करेगा, ठीक है ना। फ्री रेडिकल CH4 से फिर से क्रिया करेगा, और ये क्या बना देगा, मुक्त मैथिल मूलक बना देगा, और HCl बना लेगा। फिर एक मैथिल मुक्त मूलक क्या है, ये क्लोरीन से फिर से क्रिया करेगा, तो मैथिल क्लोराइड और क्लोरीन का जो मुक्त मूलक है वो बना देगा। तो मतलब ये क्या है कि ये चेन क्या है, चलती रहती है, इसलिए इसको श्रृंखला संचरण पद भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको या फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं इसको। अब इसके बाद अपन तीसरा पद देखेंगे जिसको बोलते हैं अपन श्रृंखला समापन। इसके बाद तीसरा स्टेप है जिसको अपन श्रृंखला समापन या फिर चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई आणविक स्पीशीज नहीं रहती है, जब कोई आणविक स्पीशीज नहीं रहती, आणविक स्पीशीज नहीं रहती, आणविक स्पीशीज नहीं रहती है ना, तो क्या है, तो दो मुक्त मूलक आपस में जुड़कर क्रिया को समाप्त कर देते हैं, क्रिया को समाप्त कर देते हैं, क्रिया को क्या है, समाप्त कर देंगे,
ठीक है ना। तो दो मुक्त मूलक आएंगे जब उसमें कोई आणविक स्पीशीज मतलब जो फ्री रेडिकल होगा, है ना, तो उसके लिए कोई अणु नहीं मिलेगा क्रिया करने के लिए। तो क्या होगा, वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं और एक क्रिया को क्या, और जो अभिक्रिया है उसको क्या है, समाप्त कर देते हैं। तो जैसे मेथल है, मेथल मुक्त मूलक मिलेंगे, है ना, दो मेथल मूलक आएंगे ये, ठीक है, और ये आपस में क्या करेंगे, एक क्रिया करेंगे या जुड़ करके इस तरीके से, ठीक है, तो ये एथेन बना देते हैं। इसी प्रकार उसके CH3 और Cl के मुक्त मूलक आएंगे, यानी कि CH3 मुक्त मूलक आएगा और प्लस में क्या आएगा, क्लोरीन का मुक्त मूलक आएगा, है ना। तो ये आपस में जुड़ करके क्या है, मेथल क्लोराइड बना लेता है। ये आपस में जुड़ कर क्या है, मेथल क्लोराइड बना लेगा। उसी प्रकार क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल आएंगे, क्लोरीन के, है ना, मुक्त मूलक आएंगे और ये आपस में क्रिया करके, है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो तीसरे में है, इस श्रृंखला जो है, जो बनी हुई थी, वो क्या है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो तीसरे में क्या होता है, इस श्रृंखला क्या है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या है, अपनी संपन्न हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण भी है, लेकिन वो अपन, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी कि ये बेंजीन भी क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे अपन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, ये वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एल्केन में जो हेलोजनीकरण होती है और मेनली उसमें क्लोरीनेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो अपन ने इसमें देख ही ली है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, इसमें आपकी सल्फोनीकरण भी होती है, नाइट्रीकरण भी होती है। ठीक है, ये आपकी हेलोजनीकरण है। ठीक है, तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन का योग हो जाता है उसमें, है ना, हाइड्रोजन हट जाएगा और नाइट्रेट परमाणु उसमें, मॉलिक्यूल क्या है, उसमें जुड़ जाएगा। सल्फोनी में क्या है, सल्फोनिक अम्ल उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रियाएं होती हैं। तो वो अपन आगे जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो बेंजीन होती है ना, तो उसमें जो क्रियाएं होती हैं उसमें अपन इनको पढ़ेंगे। एल्केन में भी होती हैं, लेकिन एल्केन में मुख्यतः यही वाली होती है और इसी, है ना, को अपन पढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन आगे की और देखेंगे इसमें, जैसे दहन अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन देखेंगे दहन और ऑक्सीकरण, और इसके बाद देखेंगे अपन एरोमेटिकरण, यानी कि ये जो एल्केन होते हैं, तो एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है दहन। तो सामान्य तौर पर जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं, यदि ऑक्सीजन की मात्रा उनको अच्छी मिल जाए, है ना, पर्याप्त मात्रा में, तो जैसे उनको जलाएंगे अपन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अपन को मिलता है। ठीक है, तो जो एल्केन होते हैं वो वायु की अधिकता में, है ना, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और, है ना, जल उत्पन्न कर दे, जैसे CH4 है। ठीक है, ये वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना, ये क्रिया करेगा। मीथेन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन में जैसे इसको जलाते हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये CO2 बना देगा और प्लस में H2O, और इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इनको काउंट करना है ना। यहाँ पे कितने, 1 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो ये 4 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो जितने भी जो भी अपन कार्बनिक कंपाउंड है ना, उनको अपन जलाएंगे तो ये चमकहीन, ठीक है ना, चमकहीन ज्वाला के साथ ये जलते हैं, यानी कि इनमें चमक नहीं होती है, तो एक तरह से, है ना, इनमें ज्यादा चमक नहीं होती, जैसे इनको अपन जलाएंगे। ठीक है ना, तो चमकहीन ज्वाला के साथ ये जलते हैं और हमेशा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सी और पानी ये बना लेंगे।
ठीक है, ऑक्सीजन के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। अगर इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कार्बन कज्जल बना लेते हैं, है ना, वो भी अपन रिएक्शन देखे ले रहे, है ना। तो जैसे CH4 है, CH4, इसको क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, तो ये क्या बने, ये कार्बन बना लेता है ना, जिसको अपन कार्बन कज्जल बोलते हैं, कार्बन कज्जल, इसका नाम है कार्बन कज्जल। इस ठोस रूप में होता है, सॉलिड, ये गैस है, ठीक है। और जो मेथेन होती है, मेथेन भी क्या है, गैस रूप में होती है, मेथेन भी गैस हो, साथ में क्या है, पानी बन जाता है H2O, साथ में क्या है, पानी बन जाएगा, यानी कि H2O बन जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो अपर्याप्त ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दो अपर्याप्त, अपर्याप्त O2, अपर्याप्त O2 की उपस्थिति में क्या है, एक कार्बन कज्जल बना लेता है, और इसका उपयोग छपाई में, है ना, और कागज होते हैं, है ना, तो उसमें लिखने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन दहन कहते हैं, ये दहन अभिक्रिया होती है। इसके बाद अपन देखेंगे ऑक्सीकरण, या जिसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब देखेंगे अपन ऑक्सीडेशन। इसके बाद है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें जो KMnO4 है, इसका इस्तेमाल होता है, KMnO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ये क्या है, ऑक्सीकरण करता है। तो इसमें अपन टर्सरी, यानी कि तृतीयक आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, है ना, बोलते हैं जिसको, वो अपन लेंगे इसमें CH3 का होल थ्राइज CH, ठीक है, ये अपन लेंगे इसमें, या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है, 3 कार्बन वाला, है ना, ये अपन ले लेंगे इसको, और इसकी अपन, है ना, क्रिया कराएंगे, है ना, KMnO4 के साथ, और ऑक्सीजन भी लेना है यहाँ पे, ऑक्सीजन, KMnO4, ठीक है। तो इसके क्या बना देगा, ये एल्कोहल बना देता है। जो आइसोब्यूटेन है, CH3 का होल थ्राइज CH, है ना, इसका ऑक्सीकरण कराने पर ये बना देता है टर्सरी ब्यूटेल एल्कोहल, ये एल्कोहल बना देता है, ठीक है ना, ये वो है, इसमें जुड़ जाता है। फॉर्मूला सेम रहेगा इसमें, ये रहेगा CH3 होल थ्राइज C, बॉन्ड में OH आ जाएगा, यानी कि जो O है इसके साथ में यहाँ पे बीचों बीच जुड़ जाता है, तो ये एल्कोहल होता है। नाम है इसका टर्सरी, टर्सरी ब्यूटल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटल एल्कोहल, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटल एल्कोहल। तो इस तरीके से इसमें ऑक्सीकरण होता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे एरोमेटीकरण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अपन पढ़ेंगे एरोमेटीकरण, और उसके बाद फिर अपनी जो क्लास है वो अपन समाप्त करेंगे, और इसके बाद अगला जो है वो है अपना एल्कीन, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अपनी अगली क्रिया है एरोमेटीकरण, या जिसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर एरोमेटीकरण होता क्या है। तो जब किसी, है ना, एलिफेटिक यौगिक को, या मान के चलो इसको किसी एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब ये एल्केन है, यानी कि जिनके पास रिंग नहीं है, ठीक है। तो किसी एलिफेटिक, किसी एलिफेटिक यौगिक का, एरोमेटिक यौगिक में किसी एलिफेटिक यौगिक का एरोमेटिक, किसी एलिफेटिक यौगिक का एरोमेटिक यौगिक में
एरोमेटिक यौगिक में बदलना एरोमेटीकरण कहलाता है। एरोमेटीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो एल्केन है ना, 6 या 6 से अधिक, 6 हो सकते हैं या फिर 6 से अधिक, 6 से अधिक नॉर्मल, 6 या 6 से अधिक कार्बन वाले, 6 या 6 से अधिक कार्बन वाले नॉर्मल एल्केनों को जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर तथा 10 से 20 वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM पर, 10 से 20 ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है। ATM पर गर्म किया जाता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है या एरोमेटिक यौगिक बनता है। इसी को ही अपन एरोमेटीकरण कहते हैं, जिसमें अपन नॉर्मल है ना, जैसे हेक्सेन ले लेंगे, ठीक है ना, और उसमें जो उपस्थिति होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इसके अलावा मोलिब्डेनम भी हो सकता है, ठीक है ना, बेनेडियम भी है, मोलिब्डेनम है, ठीक है ना। तो इसकी उपस्थिति में जैसे इसको अपन गर्म करते हैं तो ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। तो इसकी अपन देखेंगे, इसमें एन हेक्सेन है, यहाँ पे इसकी लिखेंगे रिएक्शन, तो कैसे होता है। तो एन हेक्सेन है वो आपका कुछ इस तरीके होगा, CH3 CH2 1 2 3 4 CH2 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये होता है एन हेक्सेन। इसको बोलते हैं अपन एन हेक्सेन। इसका नाम है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन। इसकी जब अपन क्रिया कराएंगे, इसमें अपन लिखेंगे Cr2O3 या फिर Al2O3। टेम्परेचर लेना है अपन को 500 डिग्री सेल्सियस,
जो टेम्परेचर है वो अपन को लेना है ना, 460 से 500, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक अपन टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है। इसको अपन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, इस तरीके से अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, ये बेंजीन बन जाती है। ये बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड। और साथ में क्या बनते हैं, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं अपन एरोमेटीकरण, जिसमें नॉर्मल है ना एल्केन श्रृंखला होती है ना, और इसको क्या है अपन को उच्च ताप पर है ना 460 से लगभग 500 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर, है ना 460 से लेके है ना 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेते हैं। और इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति से जैसे ही इसको अपन गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन बना देता है। इससे क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बदल जाती है। ठीक है ना, तो इसी क्रिया को ही अपन एरोमेटीकरण कहते हैं। इसके द्वारा जो ऑक्टेन वाला जो पेट्रोल है वो अपन इससे बना सकते हैं। ठीक है ना, इसके जो उच्चतर सदस्य होते हैं जो एल्केन है, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया का उपयोग एल्केन से उच्च ऑक्टेन वाला पेट्रोल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जो उच्च ऑक्टेन वाला जो पेट्रोल है वो इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है, जिसको अपन एरोमेटीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में अपन एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो चल रहा था ये पूरा, ये सारा का सारा एल्केन के बारे में था। ठीक है ना, अब अपन पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आप इसी प्रकार से है ना देखते रहिए वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।